हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। मैं हूं आपके साथ डीके सर। हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा की कलाम टेस्ट सीरीज के प्रथम प्रश्न पत्र माइनर टेस्ट जीके का एनालिसिस। उसमें हम कर रहे थे माइनर टेस्ट 1 का एनालिसिस, जो होता आपका 4 मई 2025 को। उसमें से हमने 1 से 50 क्वेश्चनों का एनालिसिस पहले कर चुके हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 1 से 50 और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया था। बाकी शेष 50 बच गए, उनको आज करने वाले हैं। यदि जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला वीडियो देखिए ताकि कंटिन्यू बना रहे। आज पढ़ेंगे हम आज के क्वेश्चन है आपके, ये तो आपके राज्यपाल के टॉपिक से हैं और एक आपके आरपीसी हैं और 10 क्वेश्चन आपकी करंट के क्वेश्चन है। ये 50 क्वेश्चन आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे। प्रत्येक अनुच्छेद को पढ़ते हुए पढ़ेंगे। आरपीसी के बारे में पढ़ेंगे, क्या आरपीसी के बारे में क्या संरचना है, क्या नहीं है, कितने अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के साथ नियुक्ति होती है, किसके तहत हटाया जाता है, राज्यपाल निलंबित कर सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। प्रत्येक क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया है, वो सभी जानकारी हम इसी पेपर में आपको प्राप्त होगी। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आज तक पूछे हुए क्वेश्चन है वो इसी क्लास में हम पढ़ लेंगे। जो पहले के पूछे हुए हैं वो भी आ जाएंगे यहाँ पर। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लाइक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और कमेंट में जरूर बताइए कोई भी कमी हुआ है तो उसको कमेंट में बताइए ताकि उसमें सुधार किया जा सके। अगली वीडियो में इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश की। कोई भी कमी हो तो उसको बेझिझक बताया करो ताकि अगले वीडियो में हम उसमें सुधार कर सकें। रिप्लाई मैं हर चीज़ का देता हूँ, हर चीज़ देखता हूँ कि क्या कमी रही है, मैं हमेशा उसमें सुधार करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा एक वही है माइंड सेटअप रहता है कि इसी स्टेज में सुधार करना है। ये मेरी पहले से बहुत अच्छी आदत है। तो चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। मैंने टेस्ट है कि 51वां क्वेश्चन देखते हैं। 51वां क्वेश्चन अभी थोड़ा लोक देवता कला संस्कृत से जुड़ा हुआ है तो वही देख लेते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष सम्मिलित है? कौन सा युग्म है जो आपका शेष सम्मिलित है, ये मैं बताना था 51 के अंदर। चलो बताते हैं। देखो पहला दे रखा है हमें ज्वाला माता का मंदिर। ज्वाला माता का मंदिर का जसनगर है? नहीं। केवाई माता का मंदिर किन्सरिया। किन्सरिया कहाँ पर? आपका नागौर। बिल्कुल राइट है आपका। किन्सरिया कहाँ पर? नागौर के अंदर। बिल्कुल राइट है। बाबू एग्जाम में पूछा जाता है। सुंदा माता का मंदिर जालौर में। बिल्कुल राइट है। लेकिन ज्वाला माता का मंदिर जससर में नहीं है। कहाँ पर नहीं है? जससर में नहीं है। ज्वाला माता का मंदिर आपका जोबनेर के अंदर है। जोबनेर जयपुर के अंदर। कहाँ पर आपका? जोबनेर। और जोबनेर किसमें? आपके जयपुर के अंदर रेनवाल की तरफ पड़ता है और इसमें जोबनेर है। और जो आपकी जो ज्वाला माता है वो कोई किस वंश की कुल देवी है? आपकी खंगारोत वंश की कुल देवी है। वंश की कुल देवी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी और सी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये तो हो गया आपका। सुधा माता मंदिर के बारे में और क्या पता चलता है? देखो जालौर में तो है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला आपका राजस्थान का सबसे पहला रोपवे कहाँ लगाया गया था? आपका सुधा माता मंदिर के ऊपर लगाया गया था 2006 के अंदर। 2006 में लगाया गया था फर्स्ट रोपवे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो केवाई माता है आपकी किन्सरिया नागौर के अंदर, यहाँ पर देखो चौहानों की 10 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अभी भी 10 शिलालेख ऐसे कैसे हैं? काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि 10 शिलालेख किस देवी के मंदिर में रखे हुए हैं। तो 10 शिलालेख है वो केवाई माता के मंदिर में रखे हुए हैं किन्सरिया नागौर के अंदर स्थित है। और ये जो शिलालेख है वो किस राजवंश से संबंधित है? आपके चौहान राजवंश से संबंधित है। किस संबंधित है? आपके चौहान राजवंश से संबंधित है। चलो, तो ये आपका 51वां क्वेश्चन मैंने कंप्लीट बता दिया कौन सा माता कहाँ पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या था आपका। 52 देखो दिया हुआ है हमें, निम्न में से सही सम्मिलित युग्म नहीं है। निम्न में से सही सम्मिलित युग्म नहीं, ये मैं बताना था। ठीक है, देखो पहला दे रखा हमें नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर के अंदर। बिल्कुल सही सही सम्मिलित है। नारायणी माता को आपको नए जाति कुल देवी बोलते हैं, मैंने कल भी बताया था। नए जाति की कुल देवी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सरिस्का अभ्यारण्य के पास में स्थित है ये नारायणी माता का मंदिर। आवरी माता का मंदिर, आवरी माता का मंदिर है ये आपके जयसोल बाड़मेर के समुद्र नहीं है, ये आपके मेवाड़ में जो गोहिल वंश थे उनकी कुल देवी थी आपकी आवरी माता। तो मेवाड़ में है तो आपकी कौन हो जाएगा? आपका चित्तौड़गढ़। इसका मंदिर आपके निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर। निकुंभ चित्तौड़। ठीक है, तो यहाँ पर असम्मिलित कौन सा हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 2 असम्मिलित हो गया। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ब्राह्मणी माता सोरसेन 12 के अंदर है। एकमात्र माता है जिसमें देवी की पीठ की पूजा की जाती है। काफ़ी बार एग्जाम पूछा जा चुका है। एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। पीठ की पूजा की जाती है।
की जाती है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन 12 काफी बार पूछा है। आई माता, आई माता बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। आई माता में क्या है, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। और इसके बारे में जो आपकी सिरवी जाति है, कौन सी जाति, सिरवी जाति की कुलदेवी, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिरवी जाति कुलदेवी, सिरवी जाति की कुलदेवी। और जो आई माता का मंदिर है, ये भी पूछा जा चुका है कि किस नदी किनारे है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी समझे थे यहाँ पर। जो आई माता का मंदिर है, जो लूणी की सहायक नदी है, लूणी आपकी नदी है, लूणी नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी आपकी, सुकड़ी नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सुकड़ी नदी किनारे से स्थित है आपका आई माता का मंदिर। सिरवी जनजाति की कुलदेवी आपकी आई माता। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछा जा चुका है। एक माता देवी जिसकी पेट की पूजा की जाती है, वो कौन सी आपकी, ब्राह्मणी माता। सोरसेन 12 में इसका मंदिर है। ये भी एक बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है। नारायणी माता का मंदिर अलवर में है, नई जाति कुल देवी, बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है। आवरी माता का मंदिर निकुंज चित्तौड़गढ़ में गोयल वंश से संबंधित थी, तो ये भी आपका एग्जाम बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 52 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 53 आया था आपका, निम्न में से अग्नि से स्नान करने वाली व मेवल की महारानी के रूप में कौन सी लोक देवी विख्यात है। देखो, जो देवी थी वो अग्नि से तो स्नान करने के कारण प्रसिद्ध हुई। ठीक है, वह मेवल की महारानी थी के रूप में कौन सी लोक देवी विख्यात आपकी, कालिका माता, बरवड़ माता, इंडाणा माता या घेवर माता। तो कौन सी माता है आपकी, वो है आपकी इंडाणा माता। कौन सा हो जाएगा, इंडाणा माता। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंडाणा माता का मंदिर कहाँ स्थित है आपकी, उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। कालिका माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है आपके, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, घेवर माता आपको पता है, घेवर माता आपके राजसमंद झील के किनारे स्थित है। घेवर माता मंदिर बार बार एग्जाम पूछा जा चुका है, राजसमंद। ठीक है, घेवर माता का मंदिर राजसमंद हो गया। ठीक है, बरवड़ माता का मंदिर कहाँ पर आपका, ये आप कमेंट में बता देना। एक क्वेश्चन तो आपके लिए भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इंडाणा माता। ठीक है, 54 क्वेश्चन क्या था आपका, देखो, चारण चर्चाई से क्या अभिप्राय है। जो आपके चारण है और उनके जो चारण जाति है, उनकी चर्चाई से क्या संबंध है। देखो, चारण उत्सव से नहीं है, ये बिल्कुल बात गलत है। चारण लोकगीतों से संबंधित नहीं है, करणी माता की स्थितियों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 का। क्या हो जाएगा, जो करणी माता का मंदिर कहाँ पर आपका, देशनोक बीकानेर के अंदर है। देशनोक बीकानेर कहाँ पर स्थित है आपकी, देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। चूहों की देवी बोला जाता है इसको, चूहों की देवी। और जहाँ पर इसका जो सफ़ेद चूहा है उसको क्या बोला जाता है, ये भी पूछा जा चुका है। सफ़ेद चूहा उसको काबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, काबा बोला जाता है। ठीक है, बाकी करणी माता के बारे में और भी इनकी माता, जो करणी माता थी, इनकी माता कौन थी, उनके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है करणी माता से संबंधित। आप अच्छे से करणी माता को अच्छे से नोट करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 54 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से सांबर की 54 कुलदेवी कौन सी है। सांबर जो आपके संवाद लक्षपति से संबंधित था, उस समय वहाँ पर सांबर में जो शासन था उनका किसका था, आपका चौहानों का शासन था। तो देखो, सब कंबरी माता से था, शिला देवी से था, ज्वाला माता से था या नागनेच माता से था। तो 55 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 56। तो आप सभी को विदित है कि जो चौहान है उनकी कुलदेवी आपकी शाकंभरी माता। कौन सी आपकी, शाकंभरी माता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागणेची माता किनकी कुलदेवी है आपकी, नागणेची माता आपकी राठौड़ की कुलदेवी है। किनकी कुलदेवी है, राठौड़ की कुलदेवी। वहीं आप करनी माता को देख लेना वापस, करनी माता को जो बीकानेर की राठौड़ है उनकी कुलदेवी कौन है, आपकी करनी माता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और शिला माता आपको पता है मान सिंह ने इसका मंदिर बनाया था, कहाँ पर आपकी जयपुर के रानी से संबंधित है, जयपुर के राजवंश से संबंधित है। जयपुर में कौन सा राजवंश था, आपका कछवाहा राजवंश था। ये भी आप याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 शाकंभरी माता। और शाकंभरी माता के बारे में हम जाने तो सांबर राजस्थान का जो सांबर क्षेत्र है, विग्रहराज और जो विग्रहराज और जो पृथ्वीराज चौहान थे ना, उनको शाकंभरी माता को अपना रक्षक मानते थे। कौन, विग्रहराज और पृथ्वीराज। विशेषतः पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की कुलदेवी कौन सी थी, शाकंभरी माता। ये भी आप याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, राज्यपाल की शपथ। अब राज्यपाल स्टार्ट हो गया अपना। राज्यपाल की शपथ के संबंध में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया। जो आपके राज्यपाल है
वो शपथ लेता है। किस अनुच्छेद के तहत लेता है? अनुच्छेद 159। देखो सबसे पहले तो ये याद होना जानना चाहिए, राज्यपाल शपथ लेता है अनुच्छेद 159 के तहत। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग इसमें नहीं किया गया? देखो आपकी प्रेस और किया गया है, आपका प्रोटेक्ट किया गया है, प्रोक्लाइम नहीं किया गया, आपका डिफेंड भी किया गया है। तो 156 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग आपके संविधान में नहीं किया गया, शब्दावली में नहीं किया गया, नहीं किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 56 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कर्तव्य निर्वहन किया है वो कौन थे आपके? न्यायाधीश के डी शर्मा नहीं, न्यायाधीश DP गुप्ता नहीं, न्यायाधीश PN भगवती नहीं, तो कौन थे आपके? न्यायाधीश आपके JS वर्मा। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका आपका ये क्वेश्चन, सेम यही ऑप्शन आती है, बार बार रिपीट हो चुका है। कौन थे आपके? JS वर्मा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज्यपाल जिनको किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया वो कौन थे आपके? कल्याण सिंह थे, सरदार जोगिंदर सिंह थे, रघुकुल सिंह थे या OP मेहरा थे? तो यहाँ पर कौन आ जाएगी आपकी? कल्याण सिंह थे। कौन थे आपके? कल्याण सिंह थे, जिनका अतिरिक्त कार्यभार किस राज्य का सौंपा गया था? इन्हें हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का सौंपा गया था इन्हें? हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। ये एकमात्र राज्यपाल है कल्याण सिंह आपका जो अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। ठीक है। सरदार जोगिंदर, रघुकुल तिलक के बारे में देखो आप, रघुकुल तिलक के बारे में जानी तो एकमात्र सदस्य थे आपके, ये एकमात्र है जो RPC के सदस्य भी रहे, एकमात्र जो आपके RPC के सदस्य भी रहे। ठीक है। OP मेहरा के बारे में पूछा जाता है, एकमात्र राज्यपाल जो आपके वायुसेना प्रमुख थे, एयर मार्शल थे, वायुसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख रह चुके आपकी OP मेहरा, एयर मार्शल रह चुके आपके। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कल्याण सिंह। और कहाँ का कार्यभार अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था? यानी हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। राज्यपाल को प्राप्त उन व्यक्तियों के संबंध में असत्य कथन की बात करना है हमें। तो देखो आपको ये बात आ जाएगी, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको ये आ जाएगी उन्मत्तियों के संबंध। तो आपको ये सीधा याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 361 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अनुच्छेद 361 की बात कर रहा है। यानी जो आपके नीचे ऑप्शन में दिए हुए हैं ये सभी ऑप्शन आपके अनुच्छेद 361 से उठाए गए, सभी लाइन आपके अनुच्छेद 361 से उठाई गई, आपको याद होना चाहिए। देखो, राज्यपाल अपने किसी कर्तव्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। बिल्कुल बात है, राज्यपाल है अपने कर्तव्य के प्रति किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, नहीं होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद पूछे तो ये अनुच्छेद आपका 361 एक के अंदर है। किसके अंदर? आपका 361 एक के अंदर, याद रखना। दूसरा दे रखा है राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावती के दौरान, जो राज्यपाल है उसके विरुद्ध पदावती, यानी जब राज्यपाल चुना गया तो उसकी पदावती के दौरान किसी भी न्यायालय में फौजदारी मामले नहीं लाए जा सकते। तो ये भी सही बात है, फौजदारी मामले नहीं लाए जा सकते, न तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, नहीं उनसे पूछताछ की जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 361 2 में इसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 361 2 में है कि राज्यपाल जब तक पदावती के दौरान है तो उसका ये जो आपके न्यायालय है जो फौजदारी मामले उन पर न तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, नहीं उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखो आपका, ये तो आपका सही है, पहला सही था, दूसरा सही था। तीसरा देखो, राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावती के दौरान व्यक्तिगत कार्य यानी निजी कार्य, व्यक्तिगत का कार्य मतलब क्या होता है? निजी कार्य, किस संबंध में किसी न्यायालय के दीवानी मामले नहीं लाए जा सकते। देखो दीवानी मामले लाए जा सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, दीवानी मामले लाए जा सकते हैं। देखो इसका प्रावधान अनुच्छेद कौन से में आपका, इसको समझते हैं पहले। इसका प्रावधान आपके अनुच्छेद 361(4) के अंदर। किसके अंदर है? कि 361(4) के अंदर। इसमें तो देखो आपकी राज्यपाल अपना कौन? राज्यपाल। जैसे मान लो अभी हरिभाऊ बागड़े है तो यदि मान लो वही है राज्यपाल, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, यदि वो क्या करते हैं उनके निजी कार्य के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई मामला होता है, उसका दीवानी मामला होता है तो उस पर लाया जा सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत कार्य के लिए, व्यक्तिगत कार्य के लिए न्यायालय में दीवानी मामले को लाया जा सकता है, लाया तो जा सकता है अनुच्छेद 361, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? वो शर्त आपको याद होनी चाहिए। राज्यपाल को
राज्यपाल को 2 माह पहले, यानी कम से कम 60 दिन पहले, 2 माह पहले पूर्व लिखित नोटिस देना होगा कि हम आपके विरुद्ध दीवानी मामला लेके आ रहे हैं। तब तक तो काम चल जाता है, 2 माह तक तो वो अपना जुगाड़ बिठा लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता। एक नोटिस, ये कमजोरी होती है अपनी संविधान की। 2 माह पहले उनको नोटिस दे दिया जाता है, लिखित नोटिस दिया जाता है कि दीवानी मामले के लिए हम आपके विरुद्ध लेके आ रहे हैं न्यायालय में, तो ये लिखित नोटिस देना पड़ता है। तो इसका मतलब ये असत्य हो गया। चौथा देखो, आपका चौथा ऑप्शन क्या है, तीसरा समझ गए होगे आप। चौथा दे रखा था हमें, राज्यपाल की पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गिरफ्तारी के आदेश जारी नहीं किए जा सकते। बिल्कुल राइट बात है, गिरफ्तारी के आदेश है वो जारी नहीं किए जा सकते यदि वो राज्यपाल के पद पर है। इसका उल्लेख कौन से में आपकी अनुच्छेद 361 में तो है ही है। तो अनुच्छेद 361 के भाग कौन सी आपकी 3 के अंदर इसका उल्लेख है। तो मैंने पूरा अनुच्छेद 361 समझा दिया, आपको पूरी चीज़ें बता दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, असंगत कौन सा था क्वेश्चनों के अनुसार, ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत था। तो 59 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के वह राज्यपाल जो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान में राज्यपाल पद पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, राष्ट्रपति पद पर नहीं रहे, सॉरी राज्यपाल पद पर नहीं रहे, राष्ट्रपति का नाम आ गया। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान, तो आपको यह पता होना चाहिए राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत की बात हो रही है। ठीक है, देखो राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन पहले देख लेते हैं कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखो राजस्थान अपना प्यारा सा राजपुताना है अपना। इस राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार लग चुका है, 4 बार। देखो मैं चारों बता देता हूँ यहाँ पर। प्रथम कब लगा था आपका, प्रथम लगा था आपका 13 मार्च 1967 को, और ये चला कब तक था, ये चला था आपका 21 जून 1967 तक। सबसे छोटा कार्यकाल था ये, 21 जून 67 चला था। उस समय देखो राज्यपाल तो कौन थे, उस समय राज्यपाल बता देता हूँ साथ साथ, ताकि आपका क्वेश्चन भी सही हो जाए। उस समय जब लगा था तब तो थे आपके संपूर्णानंद, कौन थे आपके, संपूर्णानंद। लेकिन ये जब समाप्ति हो रहा था तब दूसरे राज्यपाल भी आ गए थे, कौन, हुकुम सिंह। दोनों आपको याद होने चाहिए आपके। समाप्ति के समय कौन थे, हुकुम सिंह, और लग रहा था तब कौन थे आपके, संपूर्णानंद थे। ठीक है, साथ में सीएम भी याद कर लो साथ साथ। सीएम कौन थे आपके, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया था। सबसे छोटी अवधि यहाँ पर ये भी याद कर लो, सबसे छोटी अवधि, कम अवधि तक लगा था ये। तो देखो यहाँ पर देखो क्या आ गया, संपूर्णानंद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसमें हुकुम सिंह आ रहा है आपका, हुकुम सिंह भी नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है हुकुम सिंह। तो ये तो था। ठीक है, पहला ऑप्शन तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा देखो आपका, दूसरा कब लगा था आपका राष्ट्रपति शासन, द्वितीय लगा था आपका 30 अप्रैल 1977 को। इसमें कारण क्या था, देखो इसमें कारण नहीं बताया मैंने। कारण था इसमें चौथी जो आपकी विधानसभा थी, कौन सी, चौथी विधानसभा, इसमें स्पष्ट बहुमत नहीं था। क्या नहीं था, बहुमत नहीं था, बहुमत नहीं था, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, देखो दूसरा लगा था आपका 30 अप्रैल 1977 को, 30 अप्रैल 1977 की बात है। और ये 30 अप्रैल 1977 से लगकर कब तक चला था, ये चला था आपका 21 जून 1977 तक। ये भी जून 1977 को खत्म हुआ था। इस समय आपके जो राज्यपाल थे, जो जब लगा था तब तो राज्यपाल थे आपके वेदपाल त्यागी। कौन थे आपके, वेदपाल त्यागी। चलो तब तो वेदपाल त्यागी थे। और जब ये 18 था तब आ गए थे आपके रघुकुल तिलक। कौन आ गए थे आपके, रघुकुल तिलक आ गए थे। ठीक है, दोनों राज्यपाल याद करना। ठीक है, और उस समय आपके सीएम कौन थे आपके, हरिदेव जोशी। कौन थे आपके, हरिदेव जोशी थे। चलो कारण क्या था, केंद्रीय निर्देश पर, मतलब प्रधानमंत्री ने जोरामदी लगा दिया, केंद्रीय निर्देश था, इस पर कोई कारण नहीं था, जबरदस्ती राष्ट्रपति शासन लगाया गया था ये। तीसरा देखिए, तीसरा कौन सा था आपका, तीसरा थर्ड राष्ट्रपति शासन कब लगा था आपका, ये लगा था, देखो डेट भी याद रखना है इनकी, 17 फरवरी 1980 को। भैरव सिंह बाबा आ गए थे अपने, शेखावत साहब 5 जून 1980 तक चला था, और इसमें भी केंद्रीय निर्देश ही था। उस समय देखो आपका राज्यपाल तो रघुकुल तिलक ही थे। कौन थे आपके, रघुकुल तिलक। ठीक है, और ये रहे थे समाप्त होने तक, रघुकुल तिलक ही थे। तो यहाँ पर क्या आ गया था आपका, भैरव सिंह बाबूसा आ गए थे
मुख्यमंत्री देखिए भैरों सिंह शेखावत, और कारण वही केंद्रीय निर्देश था इसका भी तीसरा। तो यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन तो हो गए होंगे अपने। तो यहाँ पर देखो कौन सा हो गया आपका, रघुकुल तिलक भी संबंधित थे। तो यहाँ पर अब बलिराम भगत देखो, आपका बलिराम भगत किससे संबंधित होते हैं, काफ़ी दोस्तों को नहीं पता है ये, क्योंकि ये तीसरे राज्यपाल थे जो आपके चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान आए थे। चौथा लगा था, ये कब लगा था आपका 15 दिसंबर 1992 को। और ये कब तक चला था, ये 3 दिसंबर, सबसे लंबा व्यतीत राष्ट्रपति शासन ये रहा था 93 तक। इसमें 3 राज्यपाल आ गए थे। 3 राज्यपाल कौन थे, जब जब लगा था तो एम चेन्ना रेड्डी थे। कौन थे, एम चेन्ना रेड्डी। ठीक है, फिर आपके धनिक धार मंडल भी आ गए थे आपके। कौन आ गए थे, धनिक धार मंडल, दूसरे आ गए थे धनिक धार मंडल। और तीसरा थे आपके बलिराम भगत। जब समाप्त हो रहा था ये राष्ट्रपति शासन, तब बलिराम भगत आपके राजस्थान के राज्यपाल थे। ठीक है, और ये आपका कौन थे, आपकी भैरों सिंह शेखावत इसमें सीएम थे। और कारण देखो, इसका कारण ये था कि बाबरी मस्जिद में उस समय 1992 में दंगे चल रहे थे। बाबरी मस्जिद कि राजस्थान में दंगे न हो जाए, इसी कारण राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, प्रमुख कारण था। और बाबरी मस्जिद का आज नाम भी नहीं है, राम मंदिर बन चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कौन सा आ गया आपका, बलिराम भगत भी आ गया। तो बच्चा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 4 बच्चा। ऐसे आपको याद होनी चाहिए सभी। तो ये भी सम्मिलित है, ये सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान के वह राज्यपाल जो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे, सुखदेव प्रसाद। वैसे राज्यपाल तो रहे थे, ठीक है, ये याद रखना, राष्ट्रपति शासन के दौरान नहीं रहे, सुखदेव प्रसाद। ये भी सही हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। राष्ट्रपति शासन की पूरी डिटेल पढ़ ली हमने, 4 बार लगा, कब लगा, कैसे लगा, डेट पढ़ ली, राज्यपाल पढ़ ली, और उस समय मुख्यमंत्री कौन थी वो पढ़ लिया। और उसमें कारण क्या था, जैसे पहला राष्ट्रपति शासन लगा, उसमें चौथी विधानसभा में बहुमत नहीं था सुखदेव के पास, मोहनलाल सुखाड़िया के पास, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कारण राष्ट्रपति शासन लगा था, छोटा सा सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरा कारण था केंद्रीय निर्देश पर, हृदय जोशी के समय लगा था, 1977 की बात है, तो उसमें कारण केंद्रीय निर्देश पर लग गया। चलो, तीसरा लगा था 80 के अंदर, उसमें बाबूसा आ गए थे, बाबूसा के नाम से विख्यात है भैरों सिंह शेखावत, तो उनके काल में केंद्रीय निर्देश। फिर बाबरी मस्जिद के कारण अंतिम लगा था, वो सबसे लंबा लगा था। सबसे लंबे कार्यकाल वाला राष्ट्रपति शासन कौन सा था, चौथा। तो सभी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के का कुलाधिपति कौन होता है। जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है ना, विधि का कुलाधिपति कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति नहीं होता, राजस्थान का राज्यपाल भी नहीं होता, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होता, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है आपका, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है। कौन है आपके, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति आपके मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू है, ये तो आप जानते हो। और ये आपके जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उनके होते हैं, किसके होते हैं, आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय के। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं कौन, राष्ट्रपति। और जो राज्यपाल है, राज्यपाल वर्तमान में आपके राजस्थान के कौन है, आपके हरिभाऊ बागड़े है ना, हरिभाऊ बागड़े। ठीक है, ये होते हैं आपके राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, ये भी याद रख लेना आप साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। राजस्थान में सबसे न्यूनतम अवधि का राष्ट्रपति शासन कब लगा था, अभी बताया था मैंने, मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा था 1967 के अंदर, पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाला था। उस समय राज्यपाल कौन थे, कॉमेंट में बताओ, अभी लगा था तब राज्यपाल कौन थे, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उपबंध में को राज्यपाल के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया, किस उपबंध को राज्यपाल के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया। देखो, अनुच्छेद 176 को, अनुच्छेद 175 को, अनुच्छेद 176 को, अनुच्छेद 213 के तहत। तो राज्यपाल का अधिकार रूप किया गया आपका अनुच्छेद 175। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 75 में किसका उल्लेख है, अनुच्छेद देखो ये भी राष्ट्रपति और राज्यपाल में यहाँ पर अंतर समझना आप। तो अभिभाषण का उल्लेख किस में किया गया है राज्यपाल के लिए, अभिभाषण का उल्लेख, काफी कन्फ्यूज होते हैं, इसका उल्लेख वह तथा संदेश भेजना, तथा संदेश भेजना। तो इसका उल्लेख किया गया आपके अनुच्छेद 175 को।
लेकिन अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल क्या देता है? अभिभाषण देता है। अभिभाषण किसके तहत देता है? अनुच्छेद 176 के तहत। ठीक है, यही कंडीशन देखो आप प्रेसिडेंट में पढ़ो, आप राष्ट्रपति में पढ़ो, तो इसका उल्लेख तो किसमें आपका अभिभाषण का उल्लेख काफ़ी बार पूछा गया है ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वाला कि 86 में तो इसका उल्लेख है। काफ़ी दोस्त ये अभिभाषण देखते हैं, अनुच्छेद 87 देते हैं, लेकिन अनुच्छेद 87 के तहत क्या देता है? वो अभिभाषण देता है, लेकिन अभिभाषण का उल्लेख इसमें 86 के अंदर है, याद रखना। और देता किससे? आपके 87 को। ये चीज़ यहाँ पर देख लेना। 75 में तो इसका उल्लेख है, और देता किसके तहत है? 76 के तहत देता है। यहाँ पर देखो पॉलिटिकल साइंस में लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अनुच्छेद 76 भी बार बार एग्जाम पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 76 में क्या विवरण है? देखिए, अनुच्छेद 76 में आपका जो जैसे सत्र आउट करना, सत्र आउट करना, सत्र अवसान करना, सत्र अवसान करना और विधानसभा का विघटन करना, यह अनुच्छेद 176 में वर्णन है, विधानसभा का विघटन। अनुच्छेद 213 आपको पता ही, अनुच्छेद 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? आपका अध्यादेश जारी कर सकता है। तो सभी इंपॉर्टेंट कितने आपके चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट थे, चारों ऑप्शनों के बारे में हमने जाना, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 क्या आपका? राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण देने वाले एकमात्र कार्यवाहक राज्यपाल थे। एकमात्र ये अपनी कार्यवाहक राज्यपाल जिन्होंने विशेष अभिभाषण दिया था, यानी अनुच्छेद 100 कौन से का? अनुच्छेद 176 का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? अनुच्छेद 176 का। एकमात्र कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे आपके? जगत नारायण थे, LL टिबड़ेवाला थे, या PK बनर्जी थे, या वेदपाल त्यागी थे? तो कौन थे आपके? NL टिबड़ेवाल थे, और इन्होंने ये अभिभाषण कब दिया था? 1999 में। ठीक है, इस दौरान कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे आपके? NL टिबड़ेवाला। ठीक है, जगत नारायण कौन थे आपके? देखो जगत नारायण आपकी फर्स्ट कार्यवाहक राज्यपाल थे। फर्स्ट कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे राजस्थान के? जगत नारायण राज्यपाल। कब थे ये? 1970 की बात है ये, 1970 के अंदर। ठीक है, ये याद रखना। वेदपाल त्यागी अभी हमने राष्ट्रपति शासन के दौरान पढ़ा था, वेदपाल त्यागी को। तो आपका आंसर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विवाद, यानी कोई विधानसभा का सदस्य है, कोई विधायक है, उसकी जो अयोग्यता है, यानी कोई डिग्री वगैरह नहीं हो, 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं हो, तो ऐसे निर्णय राज्यपाल किसकी राय से लेता है? राष्ट्रपति के, राजस्थान के मुख्यमंत्री? नहीं, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, या राजस्थान उच्च न्यायालय। जो विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है? विधानसभा का चुनाव करवाता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राज्य निर्वाचन आयोग जो आपके पंचायती राज, नगर प्रशासन, इनके चुनाव कराते हैं, तो ये उसमें आता है आपका। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय नहीं। तो आपका हो जाएगा जांच आपके राजस्थान उच्च न्यायालय करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 निर्वाचन आयोग। ठीक है, किस अनुच्छेद की बात कर रहा है ये? यहाँ पर अनुच्छेद जो अयोग्यता से संबंधित विवाद है, इसका निर्णय राज्यपाल करेगा, तो राय से करेगा। ये इस अनुच्छेद दिया गया आपको शक्ति राज्यपाल को, अनुच्छेद 192 के अंदर। किसके अंदर दी गई? अनुच्छेद 192 के अंदर यह शक्ति दी गई। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है आपकी? भजन लाल। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का संविधान में किस उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 124 के अंदर। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर? आपका जोधपुर के अंदर। ऐसे ऑप्शन देखो तो 1-2 क्वेश्चन आपको जोड़ लेना चाहिए, कौन सा कहाँ पर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान, यानी विधान परिषद जैसे राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान करने वाले सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। संविधान में उन क्षेत्रों का क्रमबद्ध उल्लेख सही विकल्प है। क्रमबद्ध उल्लेख बताना सही विकल्प। किस अनुच्छेद की बात कर रहा है? फिर तो आपको यहाँ पर अनुच्छेद याद होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। अनुच्छेद की बात कर रहा है आपकी, अनुच्छेद 171। राज्यपाल किसके अनुच्छेद के तहत नियुक्ति करता है विधान परिषद में? अनुच्छेद 171। उसमें नियुक्ति क्या है आपकी? देखो उसमें आपकी है साहित्य संबंधित होना चाहिए। क्रम भी याद रखना है इनका, पहले साहित्य संबंधित होना चाहिए सबसे पहले, फिर उनका संबंध विज्ञान से होना चाहिए, फिर उनका संबंध कला से होना चाहिए, फिर यदि वो सहकारी आंदोलन से संबंधित है उससे, फिर समाज सेवा से। ठीक है, तो क्या कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 प्रावधान होने चाहिए। इन 5 प्रावधानों में से राज्यपाल है जो विधान परिषद के कितने सदस्यों का नियुक्त करता है? विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है। ठीक है, ये याद रखना। लेकिन देखो राष्ट्रपति नियुक्ति करे ना, राष्ट्रपति यहाँ से याद करो आप, राष्ट्रपति में आपका सहकारी आंदोलन नहीं आता है। ठीक है, जो आपका
ये है आपके कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, ये नहीं आता आपका। राष्ट्रपति जब नियुक्ति करते हैं उसमें 4 ही है। कौन कौन से प्रावधान? लिटरेचर से होना चाहिए, साइंस से होना चाहिए, आर्ट्स से होना चाहिए, सोशल सर्विस से होना चाहिए। ठीक है, ये भी याद कर लेना आप साथ साथ। ये तो हो गया आपका अनुच्छेद 171 की बात थी। ठीक है, अब राजस्थान में विधान परिषद देखो, राजस्थान में विधान परिषद की बात आ गई तो विधान परिषद एक बार भेजा गया था इसका प्रस्ताव। आपका विधान परिषद 2012 के अंदर भेजा गया था। अशोक गहलोत सरकार थे, उन्होंने 66 सदस्यीय विधान परिषद का प्रस्ताव संसद को भेजा था, लेकिन संसद ने इसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ऐसे बहुत है यहाँ पर, 200 बहुत है खाने के लिए, ये वापस 66 और खाने लग जाएंगे राजस्थान को तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इस प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा आपका 66 का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या है आपका। अभी हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विवाद, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से संबंधित क्वेश्चन भी हो सकता है ये आपका। अभी देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, जगदीश धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। क्यों उठाए थे? वो यही वाद था, इसी वाद पर उठाया था उन्होंने सवाल। देखो हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में अनुच्छेद 200 की न्यायिक व्याख्या करते हुए राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में फैसला सुनाया? वो था आपका तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्यपाल का मामला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्यपाल। देखो तमिलनाडु की सरकार थी, तमिलनाडु की सरकार ने बहुत विधेयक पारित किए इस वर्ष, तो उन्होंने क्या किया, बहुत से विधेयक राज्यपाल को भेज दिए, राज्यपाल ने कुछ को परमिशन दे दी, कुछ को अपने पास रख लिए। ठीक है, किसके तहत रख सकता है वो अपने पास? अनुच्छेद 201 के तहत। 200 201 दोनों पूछे जाते हैं, 201 के तहत रख सकता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। उसने राष्ट्रपति को भेज दिए राज्यपाल, तो तमिलनाडु राज्य सुप्रीम कोर्ट आता है कि हमारे जो विधेयक पास हुए थे उनको अनुमति नहीं दे रहे राज्यपाल हमारे। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को आदेश किया कि कोई भी यदि परमिशन आती है, कोई भी राज्य उनके पास विधेयक होता है तो 2-3 माह के अंदर अंदर उनको परमिशन देनी होगी, उस विधेयक पर कुछ फैसला करना होगा। पहले क्या था, अनलिमिटेड था, जब तक चाहे जब तक राज्यपाल रख सकता है, लेकिन फिर क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय सुनाया कि 3 माह से अधिक नहीं रख सकता, 3 माह के अंदर उनको बताना ही पड़ेगा। तो इस पर क्या हो गया, वाद हो गया, और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने कहा कि एक सुपर संसद के रूप में काम कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय को इसके रूप में काम कर रहा है, आपके सुपर संसद के रूप में काम कर रहा है। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय बन गया। तो यहाँ पर देखो आपको अनुच्छेद 200 और 201 दोनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजस्थान के एग्जामों में 200 और 201 बहुत बार पूछा जा चुका है। इनकी परिभाषा दोनों, इनकी उल्लेख क्या है वो दोनों याद करना। देखो क्या था, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। तो मैं दोनों बता देता हूँ यहाँ पर। देखो अनुच्छेद 200 क्या है आपका, अनुच्छेद 200 है विधानसभा, जो आपका विधानमंडल है, विधानमंडल द्वारा कोई पारित होता है, पारित विधेयक, विधानमंडल जो आपकी विधानसभा है वो एक विधेयक पारित करती है, तो पर राज्यपाल अनुमति देता है उस पर, राज्यपाल की अनुमति से प्रावधान संबंधित है, अनुमति लेनी पड़ती है। घोषणा कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये तो अनुच्छेद 200 में प्रावधान है। और संविधान में है ना, अनुमति की समय अवधि निर्धारित नहीं है, क्योंकि आपका चर्चा विषय है तो ये भी याद रखना चाहिए आपका। मूल संविधान में अनुमति समय अवधि निर्धारित नहीं है, कब तक भी रख सकता है, निर्धारित नहीं है, ये चीज़ याद होनी चाहिए। ये तो आ गया आपका। अनुच्छेद 201 क्या है आपका? अनुच्छेद 201 है राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकता है उसको नियुक्ति के लिए। देखो राज्यपाल है उस विधेयक को प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ठीक है, तो भेज दिया, लेकिन देखो इसमें भी राष्ट्रपति है, हाँ भेज दिया, 200 हो गया ये आपका भेज सकता है, और राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, और फिर यदि राष्ट्रपति के पास ये वापस जाता है तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी नहीं है कि अनुमति दे ही। ठीक है, ये भी आप याद रखना, इसके लिए बाध्यकारी नहीं। ये संसद का अलग मामला, संसद यदि भेज देती, सुप्रीम कोर्ट वो कॉलेजियम पद्धति वाला अलग मामला है, उसमें राष्ट्रपति को देनी पड़ती है, संसद का शायद उल्टा था। हाँ, इसमें क्या है ना, राष्ट्रपति को अनुमति नहीं है, ये चीज़ भी याद रखना आप। तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्यपाल का मामला, इंपॉर्टेंट है अपने राज्यपाल टॉपिक है इसलिए। 68 देखिए आपकी, देखो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित को साधारण विधेयक, दोनों क्वेश्चन इसी में दे दिए कलाम ने ताकि आपको याद रहे। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक जिसे राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार अधीन आरक्षित रखा है
उस पर राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए लौटा दें तथा ऐसे विधेयक पर देश की अवधि के भीतर विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार की जगह अधिकतम अवधि कितनी है, लिखित स्थान की पूरी करनी है। तो 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह, तो 6 माह। ठीक है, 6 माह के अंदर विधानमंडल पुनर्विचार करता है और पुनः राज्यपाल को देता है, राज्यपाल के सवाल राष्ट्रपति को जाता है। तो इस पर देखो राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देना बाध्यकारी नहीं है, ये भी याद कर लेना। यहाँ पर अनुमति देना बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को देखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट बना देती है हर चीज़ को। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पकड़ोगे आप तो आपके लिए बहुत ही एग्जाम तक आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा एग्जाम के क्वेश्चनों को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विधेयक पर राज्यपाल की सिफारिश या मंजूरी केवल प्रक्रिया का विषय है? केवल प्रक्रिया का विषय, अनुच्छेद 255, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 365। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 69 में? आपका ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 255। विधेयक पर राज्यपाल की सिफारिश या पूर्व मंजूरी केवल प्रक्रिया का विषय है, जरूरी नहीं कि वहां पर सिफारिश ले। अनुच्छेद 255 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 265 देखो इंपॉर्टेंट है, जो आपका कर लेता है राज्य के, कर किसी द्वारा जो कर्ज लेता है या कर लेता है, कर केवल विधि द्वारा लिया जा सकता है। किसके द्वारा लिया जा सकता है? विधि द्वारा लिया जा सकता है। इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 265 में। अनुच्छेद 355 में क्या आपके संघ कर्तव्य है? संघ क्या आपके कर्तव्य है, वो किसमें आपके अनुच्छेद 355 में। अनुच्छेद 365 क्या है आपका? अनुच्छेद 365 भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 365 क्या आपका? राज्य द्वारा दिशा निर्देश की अवहेलना, राज्य द्वारा दिशा निर्देशों की अवहेलना करने पर कौन निर्णय लिया जाता है कि अवहेलना है इसमें अंदर। यह आपका अनुच्छेद 365 है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 255। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करने को संसदीय प्रणाली के विरुद्ध माना, वह मामला कौन सा था? जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करने पर संसदीय प्रणाली को विरुद्ध माना। ठीक है, देखो अध्यादेश से राज्यपाल पढ़ रहे तो अध्यादेश 213 के तहत कर सकता है अध्यादेश जारी, अनुच्छेद 213 में है। तो पी सिंगल बनाम भारत संघवाद था, या डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्यवाद, SR बम्बई बनाम भारत संघवाद, रामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद। तो कौन सा था आपका? डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्यवाद का मामला था, जिसमें बार बार अध्यादेश जारी करने को संसदीय प्रणाली के विरोध माना है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका जो PV सिंगल और भारत संघवाद था, ये मामला किससे संबंधित था? ये था आपका राज्यपाल की नियुक्ति और बर्खास्ती किससे संबंधित? राज्यपाल की नियुक्ति व बर्खास्ती, इससे संबंधित था आपका PV सिंगल बनाम भारत संघवाद। SR बम्बईवाद काफ़ी बार चर्चा में आता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। SR बम्बईवाद वो था आपके राष्ट्रपति शासन से संबंधित। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अब लिखित स्वीकृति देनी पड़ेगी और सर्वोच्च न्यायालय इसकी न्यायिक जांच की जा सकती है राष्ट्रपति शासन की, कि राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा तो क्यों लगा। राष्ट्रपति शासन से संबंधित था और राष्ट्रपति शासन मैंने बता दिया अनुच्छेद 356 की तरह लगता है। रामेश्वर बनाम बिहार राज्यवाद था, ये आपकी संपत्ति के अधिकार से संबंधित वो आता, किस अधिकार से? संपत्ति से संबंधित अधिकार। अधिकार से संबंधित वो आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 270 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। अनुच्छेद 161 में किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड में के संबंध में राज्यपाल की कौन सी नियुक्ति युक्ति प्राप्त नहीं है, यह मैं बताता। देखो समाधान की शक्ति राज्यपाल को किसके तहत दी गई आपकी? अनुच्छेद 161 के तहत समाधान शक्ति। ठीक है, इसमें देखो वो सजा को समा कर सकता है, परिहार कर सकता है, सॉरी हाँ परिहार कर सकता है। एक मिनट, देखो सजा को क्षमा कर सकता है केवल फांसी की सजा को छोड़ के। ठीक है, फांसी की सजा को वो चेंज नहीं कर सकता, उसको केवल राष्ट्रपति कर सकता है। बाकी क्षमा कर सकता है। ठीक है, परिहार भी कर सकता है, लघुकरण सजा को छोटा भी कर सकता है, प्रविलंबन यानी रोक भी सकता है थोड़े दिन। तो इसमें तो चारों आते, कौन सी युक्ति नहीं है? देखो कलाम ने कौन सा माना है? लघुकरण माना है। एक बार इसका देख लेना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 माना है कलाम ने। ठीक है, बाकी ये प्रावधान तो ये सभी है।
अनुच्छेद 361 के अंदर अगर लघुकरण माना है तो आप भी देख लेना, और जो आपकी ऑफिशियल आपत्तिजनक आंसर की आएगी संडे को, उसमें एक बार वो देख के बता देंगे। तब तक आप लघुकरण को मानना, इसका आंसर कमेंट में बता दूंगा, मैं पिन कर दूंगा इसका देख के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। राज्यपाल को छुट्टी हुई जगह पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कोई अधिकार प्राप्त नहीं। देखो ये कथन थे, बहुत ही बार बार ये कथन पूछे जाते हैं। राज्यपाल को जो छुट्टी हुई जगह है वहाँ पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कोई अधिकार प्राप्त नहीं। राज्यपाल के पद के संबंध में कथन किसने कहा था? सरोजिनी नायडू, श्री प्रकाश ने, एच.वी. कामत और पटाभी सीतारामैया। चारों कथन इंपॉर्टेंट है, चारों के कथन इंपॉर्टेंट है। ये कथन तो कहा था किसने? आपके श्री प्रकाश ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सरोजिनी नायडू का कथन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने क्या कहा था? सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान। राज्यपाल का पद है वो है सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान। ठीक है, सोने में के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान राष्ट्रपति का पद माना सरोजिनी नायडू का कथन था। एच.वी. कामत, एच.वी. जो कामत है, इनका कथन था कि राज्यपाल की तुलना उससे कठपुतली से की है जिसे एक तरफ मुख्यमंत्री नचाता है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति नियंत्रित करता है। मतलब कहने का मतलब ये था, नचाने का मतलब। देखो राज्यपाल, इन्होंने कहा था कि जो राज्यपाल का पद है, राज्यपाल की जो तुलना है, इन्होंने इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, तुलना किससे की? आपकी कठपुतली से की। कठपुतली से की। कठपुतली आप जानते हो, नचाना। ठीक है, तो इसमें क्या बोला इन्होंने? एक तरफ तो कौन नचाता है इसको? एक तरफ तो नियंत्रित कौन करता है? आपका सीएम करता है। दूसरी तरफ कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट का तो नाम होता है, और वैसे वास्तविक रूप से कौन करता है इसको? पीएम करता है, प्रधानमंत्री। वो एक दूसरे के नीचे रहता है। ये भी आपका। पटाभी सीतारामैया ने क्या बोला था इसके लिए? पटाभी सीतारामैया ने बोला था राज्यपाल के पद के लिए, जो राज्यपाल का पद है उसके लिए इन्होंने बोला था कि राज्यपाल का कार्य सिर्फ मेहमानों की आवाजाही के लिए। इनका कार्य क्या है? आपका मेहमानों की इज्जत करना। ठीक है, उनको चाय भोजन दावत के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, मेहमानों का स्वागत करना काम है इनका, और कुछ नहीं है। ये इन्होंने पटाभी सीतारामन ने किया था इस पद के लिए। तो ये चारों कथन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 72 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें उनकी पुस्तक समाजवाद, राज्यपाल के राज्यपाल है, उनकी पुस्तक है समाजवाद के लिए मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? आपका मंगला प्रसाद पुरस्कार सम्मानित किया गया डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार हुकम सिंह, सरगोपाल तिलक, बसंतराव पाटिल। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। संपूर्णानंद कौन थे? आपके जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा था तब ये राज्यपाल थे। पंचायती राज शुरू हुआ था तभी राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद थे। ये भी आप याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 73। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वाकई सरदार हुकम सिंह देख लिया था हमने। रघुकुल तिलक आरपीसी के सदस्य रहे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। साथ साथ बसंतराव पाटिल किसी राज्य के सीएम रहे थे, उसका देखो नाम याद नहीं आ रहा, आगे आएगा तो बता देंगे। जैसे मदनलाल खुराना रहे थे दिल्ली के, बसंतराव पाटिल भी रहे थे किसके? आएगा, एक क्वेश्चन आगे है, वहाँ बताऊंगा मैं, उन देखने के बाद याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या आपका? राजस्थान के राज्यपाल जो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, वो उनका नाम बताना था। बलीराम भगत, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह या अनुमान सिंह। तो कौन रहे आपके राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? आपके रहे अंशुमान सिंह। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 76 का। ठीक है, बलीराम भगत, बलीराम भगत आपके लोकसभा के अध्यक्ष रहे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसके अध्यक्ष है? आपके लोकसभा अध्यक्ष। निर्मल चंद जैन और शैलेंद्र कुमार इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु होगी। ये मृत्यु का आ गया, पद पर रहते हुए मृत्यु। तो यहाँ पर बता देता हूँ। देखो राजस्थान के जो राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई या देहांत हुआ, तो पहले तो थे आपके सरदार दरबारा सिंह। कौन थे आपके? दरबारा सिंह। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहले इनका देहांत हुआ था पद पर रहते हुए। फिर आपके 2 नंबर पर हुए थे निर्मल चंद जैन, जो आपका दूसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर भी, निर्मल चंद जैन। 3 नवंबर पर हुए थे आपके शैलेंद्र कुमार। कौन होते आपके? शैलेंद्र कुमार सिंह। और 4 नवंबर पर देहांत हुआ था, उनका नाम था प्रभा राव। कौन था उनका? प्रभा राव। तो मैंने चारों बता दिया। अभी बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है अंशुमान सिंह, ये भी आपको पूछा जा चुका है। ऐसे राज्यपाल कौन थे जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? होते आपके बलीराम भगत। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75।
राजस्थान के राज्यपाल जो राज्यपाल पद पर रहते हुए पूर्व में भारत के विदेश सचिव रह चुके, भारत में पूर्व विशेष विदेश सचिव है वो रह चुके अंशुमान सिंह। तो आपके अभी बताया कौन रहते हैं आपके न्यायाधीश, जो याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करो तो पिछले क्वेश्चन भी आपको याद होनी चाहिए कि हमने क्या था। कभी कभी क्या होता है पीछे एक क्वेश्चन आता है आगे भी एक क्वेश्चन आता है, तो आप दोनों में कन्फ्यूजन हो। तो क्या हो जाएगा आपका न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार इनका पद पर रहते हुए, देहांत भी हो गया था और आपका पूर्व क्या रहते आपके भारतीय विदेश सचिव रहते। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 का। ठीक है, एम चन्ना रेड्डी अभी पढ़ा था हमने, चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था तब आपके राज्यपाल कौन थे आपके एम चन्ना रेड्डी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 76वां। ये आ गया अपने राजस्थान के राज्यपाल जो पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, मैंने अभी बताया था बात पहले, क्या नाम होता उनका, वही रहा आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना। तो देखो कहाँ के रहते आपके दिल्ली के रहते, कहाँ के दिल्ली के। इन्होंने राज्यपाल का पद इसलिए त्याग दिया, पहले त्याग दिया था इन्होंने कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनूंगा। ठीक है, इसलिए राज्यपाल का पद छोड़ दिया और वहाँ पर जाकर दिल्ली में चुनाव लड़े और वहाँ के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, राज्यपाल का पद छोड़ के चुनाव बने थे कौन, मदनलाल खुराना। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े वो कौन आपके वर्तमान में आपके राजस्थान के राज्यपाल हैं, वर्तमान में आपके राज्यपाल है कौन आपके हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। कौन से नंबर के हैं ये आप कमेंट में बताना ताकि आपको भी याद है। और आपके बसंतराव पाटिल आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने अभी बार पीछे बताया था कि बसंतराव पाटिल कहाँ के मुख्यमंत्री रहे, आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे बता दिया मैंने किसके रहते आपके बसंतराव पाटिल आपके महाराष्ट्र के। बलीराम भगत हमने बताया दिया अभी, बलीराम भगत लोकसभा के अध्यक्ष रहे। देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है आपके क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 76 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। राजस्थान के राज्यपालों को उनके कार्यकाल के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है, पहले से बाद के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है 77 में। तो सबसे पहले कौन आते हैं इनमें से के तो पहले आते हैं आपके ओपी मेहरा जो आपके एड मार्शल भी रह चुके हैं ओपी मेहरा। तो एक नंबर देखो कौन से में आ रहा है, एक नंबर पहले इसमें आ रहा है, तो आंसर आपका 77 का 2 हो गया। ऐसे भी पकड़ सकते हो। फिर आपके दरबार कौन आते हैं सुखदेव प्रसाद, 12 क्वेश्चन आता है पीछे कौन सा शामिल नहीं है, तो सुखदेव प्रसाद नहीं थे, ऐसा था ना। तो दूसरे नंबर पर ये थे आपके 4 आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा आपका दरबार ये देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। ठीक है, फिर आए थे आपके दरबार सिंह जो पद पर रहते हुए सबसे प्रथम राज्यपाल कौन थे जिनका पद पर रहते देवांत हुआ दरबारा सिंह थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 77 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। इस संविधान संशोधन द्वारा आपके अनुच्छेद 153 में इसका उल्लेख है और धारा 6 के अनुसार संविधान संशोधन धारा 6 के अनुसार एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, ये आप याद रखना। उसे अतिरिक्त कार्यभार समझा जाता है। जैसे अभी कल्याण सिंह के बारे में पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, जो राजस्थान के भी थे राज्यपाल और कहाँ के थे हो गए आपके हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल होगी। अतिरिक्त कार्यभार का मतलब समझ गए ना आप, यही होता है। अनुच्छेद 153 का उल्लेख किया गया था उसमें और ये आपका 7वां संविधान। 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंदिरा गांधी के समय का ये संविधान संशोधन था, बहुत ज़्यादा। 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के समय था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इन दोनों से तो बार बार क्वेश्चन आता है। 24वां संविधान संशोधन किसी संबंधित था। 24वां संविधान संशोधन तब आया था जब जो आपके वाद चल रहे थे मौलिक अधिकारों को लेकर। ठीक है, तो 24वां संविधान संशोधन 1911 आया था। उसमें क्या हुआ था देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों पर तो नहीं कर सकती। ठीक है, कौन सा था आपका, कौन सा वाद था, वो गोलकनाथ बना हुआ था 1967-68 का वाद था, कौन सा गोलकनाथ वाद। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला उन्होंने कि गोलकनाथ वाद के बाद में 24वां संविधान संशोधन लेके आई कौन संसद। उसमें संसद ने बोला कि संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, कौन सा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। 368 के तहत ही संशोधन करती है। तो इससे संविधान संशोधन से संसद को यह भी अधिकार मिल गया कि वो आप मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, ये परिवर्तन मिल गया इसके अंदर। तो ये अब क्या गया, इसके बाद में आपका दूसरा वादा आया था। फिर
तो जो केशवानंद भारतीवाद आया था 1973 में, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि नहीं, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, ये संसद परिवर्तन कर सकती है, हर में कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। 1973 में जो केशवानंदवाद 1973 में आया था ना, हाँ केशवानंदवाद, उसमें कहा था कि संसद इसे नहीं कर सकती। इन चीज़ों को आप पकड़ोगे तो ये संविधान संशोधन भी आप आसानी से याद कर सकोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7वां संविधान संशोधन 1956, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या आपका, सॉरी 68 क्या 78 बता दो, 79 क्या आपका। राज्यपाल की योग्यताओं से संबंधित विचार करते हैं। देखो राज्यपाल की योग्यता है वो आपके अनुच्छेद 157 में है। किसमें? आपके अनुच्छेद 157 के अंदर। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और 35 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए, ये भी है आपका। किसी लाभ के पद पर न हो, ये योग्यता नहीं, ये क्या आपकी शर्त है, क्या है आपकी शर्त, और इन शर्तों का उल्लेख आपके अनुच्छेद 158 में। किसमें? आपकी अनुच्छेद 158 में। विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता, ये भी इनकी शर्त है। ये शर्तें किसमें आती है? अनुच्छेद 158 में। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, तो क्या होगा? 1 और 2 देखो, अच्छा नीचे दे भी दे रखा है अनुच्छेद 157 के परिप्रेक्ष्य में सत्य कथन बताना है, तो 1 और 2 सत्य, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 79 का राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्यपाल को केवल इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता केंद्र सरकार की इच्छाओं से सहमत नहीं है? एसआर बम्बईवाद 1994। ये तो आपको पता है, एसआर बम्बईवाद 19, राज्यपाल जो राष्ट्रपति शासन था उससे संबंधित था, अनुच्छेद 356 से संबंधित था। तो मैं बार बार लिखने की आदत पड़ गई मेरी। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारतीय संघवाद 2006, ये भी इससे संबंधित नहीं था। पीसी सिंघल बनाम भारत संघवाद 2010 का मामला है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्यपाल को केवल इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि वह केंद्र सरकार की इच्छाओं के सहमत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम। राजस्थान लोक सेवा आयोग आ गया अपने पास। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसी के संबंध में कथनों पर विचार। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी, बिल्कुल हुई थी, राइट, सही बात है आपकी। देखो 22 दिसंबर से पहले आपकी चर्चा होनी चाहिए। देखो अध्यादेश कब आया था आपका, ये डेट याद होनी चाहिए आपकी। अध्यादेश आया था आपका 16 अगस्त 1949 को। कब आया था? 1949 को, ठीक है। फिर इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका मतलब प्रकाशन का मतलब है पारित कब हुआ? ये पारित हुआ 20 अगस्त, लैंग्वेज का थोड़ा फर्क पड़ सकता है, 20 अगस्त 1949 को। फिर देखो या तो विधिवत रूप से लागू, ये भी आ सकता है आपका, विधिवत रूप से लागू, विधिवत लागू, ये भी आ सकता है, या आ जाए राजपत्र यानी गजट में कब प्रकाशित हुआ, तो ये आ जाए, शब्द ऐसे आ सकते हैं आपकी। तो ये होता है आपका 22 दिसंबर 1949 को, तो ये तो सही है। सत्यनारायण राव समिति थी, काफ़ी चर्चाएं है, सत्यनारायण राव समिति बार बार पूछी जाती है, इनके सदस्य पूछे जाते हैं। इस सिफारिश पर 21 अगस्त 1958 को आरपीसी द्वारा कार्यकाल ले जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया। कहाँ कर दिया गया आपका? जयपुर से स्थानांतरित अजमेर कर दिया गया, बिल्कुल राइट है। आरपीसी का सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल, ये भी आपको खत्म दे रखे, तो आगे इसका आंसर जगह 1 2 3 होना चाहिए। इसके अलावा देखो आपका इस गठन से पूर्व है, जो अध्यादेश था इस गठन से पूर्व है, राजस्थान की 3 रियासतें ऐसी थी जहाँ पर खुद का लोक सेवा आयोग था। उन तीनों रियासतें कौन कौन सी थी, उनको आंसर आप कमेंट में देना। जैसे पहले बता देता हूँ, जयपुर थी, दूसरी बता देता हूँ बीकानेर थी, तीसरी जोधपुर थी, इनकी डेट बता देना, ठीक है, कब कब को गठित किया गया था, ये आप बता देना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82। 82 तो क्या है, इसका आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3, 4 तीनों कथन सत्य हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का प्रस्तावित संख्या 5 से बढ़ाकर 7 करने की अधिसूचना कब जारी हुई थी? मई 2011 को, जून 2011 को, अप्रैल 2012 को, या जनवरी 2012 को? तो ये हुई थी आपकी 27 जून को हुई थी शायद, 27 जून 2011 को, कब में हुई थी? 27 जून को, याद रखना, 27 जून को 2011 को हुई थी ये, 1+7, ठीक है। तो देखो प्रारंभ से देख लेते हैं। पहले 1949 में कितनी थी? 1949 में 1 अध्यक्ष था प्लस 2 सदस्य थे। फिर 1962 में इसमें चेंज किया गया, 1962 में 1 सदस्य, सॉरी 1 अध्यक्ष 3 सदस्य। फिर 1965 में फिर परिवर्तन किया गया, 1 सदस्य और बढ़ाया गया, 1 अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। फिर 1965 के बाद में सीधा 1985 में परिवर्तन किया गया, वो परिवर्तन किया गया 1 सदस्य अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य। फिर अपना 2011 में हुआ, जून 2011 में, उसमें 1 अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य। वर्तमान में ये कितनी है? वर्तमान टोटल कितनी है आपकी? 8 है, याद रखना, ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 88, सॉरी 83। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कथनों में असत्य कथन बताना है।
जो आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच के अनुसार अनुशंसा के आधार पर हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। जांच के अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख इसमें आपके अनुच्छेद 317 की बात कर रही है। अनुच्छेद 317 की बात है, यह प्रावधान अनुच्छेद 317 के अंदर है, याद रखना। आरपीसी के अध्यक्ष सदस्यों नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल की जाती है। इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 316(2) के अंदर है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 के अंदर, अनुच्छेद 316(1). आरपीसी कार्यों का विस्तार संसद, देखो आरपीसी के जो कार्य का विस्तार है वो संसद नहीं कर सकती। कौन नहीं कर सकती? आपकी संसद नहीं कर सकती। आरपीसी कार्य का विस्तार कौन करता है? आपका विधानमंडल करता है। यूपीएससी के सदस्यों कार्य का विस्तार संसद करती है, लेकिन इसका कौन करता है? आपका विधानमंडल यानी विधानसभा करती है। विधानसभा मंडल करता है। अनुच्छेद 321 में इनको अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 321। आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल निलंबित कर सकता है, उन्हें हटा नहीं सकता। इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 317 के अंदर है, इस लाइन का उल्लेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर 3 असत्य, क्योंकि संसद दिया हुआ, यहाँ पर क्या आएगा? आपका विधानमंडल आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84। आरपीसी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कहते हैं आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों व सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल करता है, बिल्कुल राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 318 की बात कर रही है, अनुच्छेद 318। अनुच्छेद 318। आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि और 62 वर्ष के पूर्ण होने तक रहेगा, बिल्कुल राइट बात है। ये भी आपके किस में लेकर कार्यकाल का? अनुच्छेद 316(2) के अंदर। किसके अंदर? आपके अनुच्छेद 316(2) के। ये पहले आपके अपना पहले त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? राज्यपाल को दे सकते हैं। इससे पहले 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु से पहले किसको दे सकते हैं? राज्यपाल को दे सकते हैं। दोनों कथन सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कथनों पर मैं विचार करना, बिल्कुल करते हैं विचार। देखो आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष थे, बिल्कुल राइट बात है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। प्रथम अध्यक्ष एस के घोष थे, बिल्कुल राइट है। आरपीसी की प्रथम महिला सदस्य कांता खातुरिया थी। वर्तमान अब तक कितनी महिला सदस्य बन चुकी है? आपकी 7। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, प्रथम कांता खातुरिया थी। आरपीसी के प्रथम अल्पसंख्यक कौन थे? आपके मोहम्मद याकूब थे, बिल्कुल राइट है। आरपीसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कमला विल नहीं, आज तक आरपीसी की कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है, महिला अध्यक्ष नहीं बनी है, ये चीज़ याद रखना। तो इसमें 1 2 3 युग्म सही है, तो सही युग्म पूछा था तो एक केवल 3 युग्म सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर देख लेते अब तक 7 महिला आई है, क्योंकि महिला का क्वेश्चन था। तो अब तक 7 महिला कौन कौन सी बन चुकी है? आपकी 7 महिला सदस्य बन चुकी है। कौन थी? पहले तो कौन थी आपकी? खातूरिया, कांता खातूरिया, कांता खातूरिया। दूसरी कौन सी थी आपकी? कमला भील जी, कमला जी भील। तीसरी थी आपकी प्रकाशवती शर्मा, प्रकाशवती शर्मा। चौथी कौन सी थी आपकी? दिव्या सिंह। पांचवी महिला कौन सी थी आपकी? पांचवी महिला थी आपकी राजकुमारी गुजर। कौन थी आपकी? राजकुमारी गुजर। छठी महिला कौन सी थी आपकी? संगीता आर्य। संगीता आर्य वर्तमान चर्चा में रही थी। कौन सा? यूआरयू पेपर आउट हुआ था, हमें तो आरपीसी ने लूटा गया रोने का दम था। सातवीं आपकी मंजू शर्मा। ये देखो 7 सदस्य रह चुके हैं आपके, अब तक 7 महिलाएं सदस्य रह चुकी हैं अब तक। और वर्तमान में संगीता आर्य, मंजू शर्मा तो वर्तमान में है ही, ये भी आप याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो गया था? केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। चलो विचार करते हैं। आरपीसी अपना वार्षिक प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 323(2) के तहत राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह अनुच्छेद 323 के तहत प्रतिवेदन किसको देता है? आपके राज्यपाल के संबंध प्रस्तुत करता है, बिल्कुल राइट। आरपीसी वर्ष 2023-24 में वार्षिक प्रतिवेदन आरपीसी द्वारा प्रस्तुत किया गया 75वां वार्षिक प्रतिवेदन नहीं था। ये तो सत्य कथन पूछा था, तो केवल एक सत्य, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 के अंदर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहा? ये बताना हमें। कैलाश चंद मीणा रहे, बिल्कुल रहे कैलाश चंद। जसवंत राठी भी रहे, शिव सिंह राठौर भी कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। तो यहाँ पर देखो संजय कुमार छोत्रे नहीं रहे, ये अपने जो आरपीसी 2000 जो अपनी एग्जाम में हुई थी पिछली, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उनके समय यही अध्यक्ष थे आपके। पता नहीं आउट में इनका हाथ था कि नहीं,
तो यहाँ पर थे संजय कुमार छोटे थे, आपके 38वें थे। कौन से थे? 38वें। ठीक है। वर्तमान में 39वें आपके, वर्तमान में 39वें। वो कौन है? आपके कार्यवाहक अध्यक्ष है, वैसे का अध्यक्ष नहीं है। कौन है आपके? कार्यवाहक अध्यक्ष। कार्यवाहक अध्यक्ष वर्तमान में कौन नाम? उनका नाम है कैलाश चंद मीणा। कैलाश चंद मीणा। ठीक है, ये याद रखना आप। और पहला देखो, आपका पहला कार्यवाहक अध्यक्ष पूछ लिया मैंने, फर्स्ट कार्यवाहक अध्यक्ष। कार्यवाहक अध्यक्ष भी 7 बन चुके हैं आरपीसी के। कार्यवाहक अध्यक्ष 7 बन चुके हैं, मुझे 7 याद है, मैंने 7 पढ़ा था एक बार। अभी ये भी बन चुके हैं तो 8 भी हो सकते हैं, पहले 7 थे 2022 में। तो फर्स्ट कार्यवाहक कौन थे आपके? एल जोशी। कौन थे आपके? एल जोशी थे। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर कौन से नहीं रहे आपके कार्यवाहक अध्यक्ष? ऑप्शन नंबर 4 नहीं रहे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, यह हमें बताना था। तो कौन से रहे आपके? देखो, एम वर्मा नहीं, एस के घोष रहे। और आपके फर्स्ट कौन थे आपके आरपीसी के अध्यक्ष? एस के घोष थे, ये भी याद रखना। एल जोशी आपके फर्स्ट कार्यवाहक थे। कौन थे आपके? कार्यवाहक अध्यक्ष। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है आपका। बी एल रावत कौन थे आपके? बी एल रावत है आपके आरपीसी सबसे छोटे कार्यकाल वाले, सबसे छोटे कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन है आपके? बी एल रावत है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 88। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म की करना में आरपीसी सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत होती है, बिल्कुल राइट। आरपीसी सदस्यों सेवा शर्तें 318 में, बिल्कुल राइट। आरपीसी वार्षिक प्रतिवेदन अभी पढ़ा था हमने, अनुच्छेद 323 में, 322 में नहीं है। इसमें आपके अनुच्छेद 323 में गलत हो जाएगा। आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाना अनुच्छेद 317, बिल्कुल राइट है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती परीक्षाओं में आवेदन वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली चल रही है OTR 2021 में, 2022 में, 2024 में, 2023 में। तो कब की गई थी? 90 में। आंसर हो जाएगा आपका 2022 के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91। ये आपके करंट के क्वेश्चन आ गए। देखो, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट रूरल 2024 में आई थी। ये रिपोर्ट आपकी एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित पर विचार करना। इस रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों के नामांकन में गत वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की, बिल्कुल राइट कहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के 78.9% विद्यार्थी स्मार्टफोन का उपयोग करते सक्षम है, बिल्कुल राइट है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार बताया कि 6 से 14 वर्ष की आयु में घर पर कितने स्मार्टफोन उपलब्ध है, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है? वो आपके 79.7%। ठीक है, यहाँ इनके घर पर जो विद्यार्थी है वहाँ पर स्मार्टफोन उपस्थित है, लेकिन 78.9% विद्यार्थी स्मार्टफोन का उपयोग लेते हैं। यह आपके रिपोर्ट है, लेकिन वैसे मुझे हमें पता है कि पूरे 100% ही लेते हैं, जहाँ पर जिनके फ़ोन है बच्चे नहीं छोड़ते। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 90। इसका आंसर तो दोनों हुई है ना, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या आपका? हाल ही में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत महिला पुलिस बटालियन के संबंध में असंगत युग्म कौन सा है? ये मैं बताऊँ। महिला बटालियन दे रखी है मुख्यालय। देखो, पद्मनी मुख्यालय कहाँ पर आपका? पद्मनी मुख्यालय आपका तो पद्मनी तो आपका सीकर के अंदर है। हाड़ी रानी बटालियन अजमेर में। कालीबाई बटालियन, देखो कालीबाई नाम समझ के बांसवाड़ा मत कर देना, बांसवाड़ा में नहीं है। अमृता देवी बटालियन आपकी बाड़मेर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 असंगत। तो कालीबाई बटालियन कहाँ पर आपकी? कालीबाई बटालियन आपके अलवर के अंदर है। कहाँ पर आपकी? अलवर है इसका मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93। जनवरी 2025 में भारत सोलर एक्सपो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? जो जनवरी 2025 में भारत के सोलर एक्सपो के दूसरा संस्करण हुआ, उसका आयोजन JECC जयपुर और IIT जोधपुर या आरकेड बीकानेर या MNIT जयपुर। तो कहाँ पर किया गया? इसका 93 का आपका आंसर हो जाएगा JECC जयपुर। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, भारत सोलर एक्सपो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94। क्रमभूमि से मातृभूमि अभियान के संबंध में खतरों पर हमें विचार करना। चलो विचार करते हैं। राजस्थान में इस अभियान के शुभारंभ 15 जनवरी को सांगानेर जयपुर से किया गया, बिल्कुल राइट। इस अभियान का उद्देश्य जन भागीदारी में वर्षों जल संचय की परंपराओं का पुनर्जीवित करना है, बिल्कुल राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों से हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95। 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु राजस्थान बॉक्सिंग टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं उनके राजस्थान का बॉक्सिंग कोच किसे नियुक्त किया गया? आश चौधरी, मनीषा चार, मोनिका चौधरी या ज्योति राव। तो 95 का आंसर हो जाएगा मनीषा चार को नियुक्त किया गया।
बॉक्सिंग टीम का कोच। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96। एग्री स्टेक योजना के समन्वय खत्म में विचार करना है। करते हैं विचार। ये योजना दिसंबर 2024 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सीकर जिले से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? सीकर जिले से। राइट। इस योजना का अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री द्वारा कृषकों के आधार के समान डिजिटल समान आईडी किसान आईडी प्रदान की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन केवल राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो सत्य कथन 1 और 2 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा कहाँ स्थापित किया गया? माउंट आबू, अचलगढ़, कोमलगढ़, रघुनाथगढ़। तो आपका देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप है वो जो ब्रह्मा है उसको स्थापित किया गया आपके माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। पद्म पुरस्कार 2025 के विजेता के संबंध में कथनों पर विचार करना है। विजेता और संबंधित क्षेत्र। सिनकाफ निजाम सामाजिक कार्यकर्ता, बतुल बेगम कल्ला, बैजनाथ महाराज आध्यात्मता। उपरोक्त में से युग्म से सम्मिलित कौन से? यह हमें बताना था। तो इसमें से केवल 2 ही युग्म सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही नहीं है। जो सिनकाफ निजाम है, सिनकाफ निजाम का संबंध आपके साहित्य और शिक्षा से। किससे संबंधित आपकी? साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में मिला इनको, न कि सामाजिक कार्य में, शिक्षा क्षेत्र में। ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया आपका। तो 2 ही सही है आपके, 2 और 3। तो आपका आंसर हो जाए केवल 2 युग्म सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में हस्तशिल्प एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? कौन सा आपका हस्तशिल्प एक्सपो है 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? सीतापुरा जयपुर, बोरनाडा जोधपुर, संगनेर जयपुर या पोखरण जैसलमेर। 1999 में आंसर हो जाएगा आपका बोरनाडा जोधपुर के अंदर। कहाँ पर क्या गया? बोरनाडा जोधपुर। बोरनाडा जोधपुर की काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर राजस्थान से संबंधित, ज्योग्राफी में संबंधित कौन कौन से पार्क वगैरह पूछे जाते हैं। संगनेर भी है, सीताराम और पोखरण से भी पूछा जाता है। सीतापुरा में भी औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोरनाडा वगैरह ये औद्योगिक के संबंधित ही था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोरनाडा जोधपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय व एक्टर्स थिएटर एट राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में राजरंगम के 7वें संस्करण किसके? राजरंगम के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर, शिल्पग्राम उदयपुर, रविंद्र रंगमंच बीकानेर, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कहाँ पर आपका? उदयपुर। तो समय आपका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहर कला केंद्र जयपुर। देखो ये आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। यहाँ पर देखो ये पूछा जाता है कि शिल्पग्राम कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर दे दिया देखो उदयपुर में स्थित है। रविंद्र रंगमंच कहाँ पर स्थित है? यह पूछा जाता है आपका बीकानेर में स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। तो इनके जो जिले हैं और ये केंद्र है ये बार बार एग्जाम में पूछे रिपीट हुए हैं आपके, याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये आपके माइनर टेस्ट 1 का पूरा एनालिसिस कर दिया। एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।